Hello everyone, let's talk about the another important exotic vegetable which is globe artichoke. Globe artichoke को हम साइनेरा स्कॉलिमस के नाम से जानते हैं जो कि इसका बोटेनिकल नेम है। इस तरह से ग्लोब आर्टिचोक देखने को मिलता है और ये बहुत ही यूनिक और एक एक्सोटिक वेजिटेबल है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में पाई जाती है। तो ये ग्लोब आर्टिचोक जो है थिसल फैमिली से बिलोंग करता है और जनरली हम इसकी कल्टीवेशन क्यों करते हैं, इसकी कल्टीवेशन की जाती है एडिबल फ्लावर बर्ड्स के लिए। इसकी जो अपीयरेंस है इस तरह के एक्सोटिक वेजिटेबल की, वो इसको सूटेबल बनाती है कि ये मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो हो सके। जैसे कि मैंने थिसल फैमिली जो कि एस्टेरेसी फैमिली है उसके बारे में बताया। आर्टिचोक, इसे हम जनरली आर्टिचोक के नाम से जानते हैं और जो एडिबल पार्ट रहता है वो इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स हैं। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू है ग्लोब आर्टिचोक में। ग्लोब आर्टिचोक जो है एक हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है that is grown for its tender immature flower birds। immature flower birds जो कि अभी तक ग्रोन नहीं होती हैं पूरी तरह से, उन्हें एडिबल पार्ट की तरह हम ग्लोब आर्टिचोक में यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लावर बर्ड्स का यूज़ किया जाता है ग्लोब आर्टिचोक में। और हर्बेशियस एनुअल इस तरह का प्लांट है जो कि वुडी नहीं है, यानी कि नॉन वुडी प्लांट है, नॉन वुडी स्टेम रहती है और सिर्फ रीग्रो कर सकता है स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि एक यूनिक सी लाइफ साइकिल रहती है इस तरह के प्लांट्स की, इस तरह की वेजिटेबल क्रॉप की। तो बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को पाए गए हैं इकोसिस्टम में जब ग्लोब आर्टिचोक जैसी क्रॉप्स को, एक्सोटिक वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो एक आपका जेरूसलम आर्टिचोक रहता है और एक आपका ग्लोब आर्टिचोक रहता है, तो दोनों ही डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जेरूसलम आर्टिचोक को जनरली हम फ्लैशी ट्यूबर्स के लिए कंज्यूम करते हैं। तो ये आपका जेरूसलम आर्टिचोक है जिसकी फ्लैशी ट्यूबर्स रहती हैं, एडिबल पार्ट्स, और ये ग्लोब आर्टिचोक है जिसका इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स को एडिबल पार्ट की तरह लिया जाता है। देन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिचोक, ग्लोब आर्टिचोक। ग्लोब आर्टिचोक का मतलब है बार्ब्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स हैं ग्लोब आर्टिचोक की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेरिनियल हर्ब है और लगभग इसकी हाइट 1 से 1.5 मीटर तक की रहती है। और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर इसे ग्रो किया जाता है एक कॉमनली बर्ड्स को यूज़ करने के लिए। तो जो कमर्शियल क्रॉप है, अभी तक इंडियन कंडीशंस में इसकी कमर्शियल क्रॉप नहीं ली जा रही है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस और सम सूटेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इसका अवेलेबल नहीं है। और जनरली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है जो हमें अभी तक जिसकी इतनी नॉलेज नहीं है, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम इस वेजिटेबल को कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं। ऑरिजिन, जैसे कि मैंने इसका ऑरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन बताया, और इसे हम वेजिटेबल ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। देन जो एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स थे वहाँ पे इसे डेलिकेसी के लिए जनरली यूज़ किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोब आर्टिचोक जो है जनरली इटली, ग्रीस, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, हंगरी और इंग्लैंड में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में हम इसे जनरली कमर्शियल क्रॉप की तरह ले रहे हैं, यहाँ की कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी तक इसकी डिमांड इतनी नहीं है, बट ग्रेजुअली इसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टेम्परेट एरियाज़ में ही इसकी जो कंडीशंस हैं वो टेम्परेट रहती हैं, तो कूल रहती हैं, कूल सीजन क्रॉप है एक तरह से, तो वहीं पे हम इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं टेम्परेट एरियाज़ में। अगर इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की, एक्सोटिक वेजिटेबल की एक खासियत है कि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट पाया जाता है
तो मॉइस्चर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 92.2% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 10.51 ग्राम। तो विटामिन B12, B2 और फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन सी का रिच सोर्स है ग्लोब आर्टिचोक। तो इसकी जो फ्लावर बर्ड्स है, देखिए इसका कितना ज़्यादा यूज़ है कि हम इसको न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। तो न्यूट्रिशन और कैलोरीज की बात करें तो आर्टिचोक में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है और कम कैलोरीज रहती हैं। ग्लोब आर्टिचोक एक अच्छा सोर्स है बहुत सारे एलिमेंट्स का, मिनरल्स का, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम और फोलेट आयंस, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में वुमेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड्स का सोर्स रहते हैं फोलेट आयंस, एंड देन विटामिन सी की प्रेजेंट रहती है, देयर आफ्टर आयरन। तो रिच सोर्स है पॉलीफिनोल्स का, फाइबर्स, मिनरल्स और इन्युलिन का। आर्टिचोक में हीलिंग पावर्स होती है, एंड इसकी जो लीव्स हैं उसको हम डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो कि एक अच्छा फाइबर का सोर्स है, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो जो इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसके यूजेस हैं ग्लोब आर्टिचोक के, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, और डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है ग्लोब आर्टिचोक। तो एफ्रोडेसिक इस तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं फूड में, जो कि फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, और ये एक हर्ब की तरह लिया जाता है, जो कि यानी कि हर्बल प्लांट है। तो या तो इसे हम फूड एफ्रोडिजिक कहते हैं, देन हर्बल एफ्रोडिजिक की तरह भी ले सकते हैं। इसमें मिनरल्स की प्रेजेंस होने की वजह से इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और समटाइम्स हम फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। देन जो ग्लोब आर्टिचोक है वो लिवर की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को। ग्लोब आर्टिचोक में दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। फर्स्ट वन आपका साइनेरिन रहता है और दूसरा सिल्लीमेरिन रहता है। तो साइनेरिन जो है ग्लोब आर्टिचोक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में, यानी कि एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम की तरह काम करता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है। तो किस तरह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है? by using its main constituent, that is साइनेरिन। देन कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है जब कम हो रहा है, उसकी वजह से बाइल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन पावर है और जिसे आप कह सकते हैं फाइबर्स प्रेजेंस होने की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा रोल प्ले कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ गुड डाइजेशन। देन टॉप हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आर्टिचोक। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं आर्टिचोक के, जैसे कि बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस जैसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। देन आर्टिचोक जो है वो बाइल फ्लो के लिए, क्योंकि इसमें साइनेरिन कंपोनेंट पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेंट रहता है और बाइल की मूवमेंट को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सोर्स है फाइबर्स का, जिससे कि डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव रहती है और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। देन आर्टिचोक्स फॉर हैंगओवर क्योर, मतलब कि ये ब्लॉकेज को रिड्यूस करता है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स को भी कम करता है, बॉडी में टॉक्सिन्स के लेवल को कम करता है। सो आर्टिचोक फॉर बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेंस में बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। देन तो ये इसकी कंजप्शन से
जो है नॉर्मली फॉर्म चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है जो कि इफ़ेक्टिव है फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज़, ताकि उनमें कोई भी डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब के थ्रू जो डिफेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है वो कम हो सके। देन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करता है, बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को कम करता है, और ब्लड में शुगर के लेवल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। देन आर्टिचोक इज़ गुड फॉर क्लीनिंग योर बाउल्स, यानी कि ये फाइबर रिच सोर्स है और इजी डाइजेशन में हेल्प करता है, और बहुत सारी कॉरोनिक कॉन्स्टिपेशन जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम्बैट करता है, यानी कम करता है। आर्टिचोक फॉर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, गुड सोर्स है विटामिन सी का, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का कंटेंट इसमें ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करता है इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ को और प्रिवेंट करता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को टू अ गुड एक्सटेंट। द अनदर इम्पॉर्टेंट use, or you can say the top health benefit of artichoke is कैंसर प्रिवेंशन। इसमें कैंसर से रिलेटेड कंपोनेंट्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि लीफ में जनरली प्रेजेंट रहते हैं। तो वो आपके हैं क्वासर्टिन, गैलिक एसिड, ल्यूटीन, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो एपोटॉप्सिस स्टिमुलेट करते हैं और कैंसर सेल्स की एक्सपेंशन को कम करते हैं, यानी कि कैंसर सेल की फॉर्मेशन को कम करते हैं। सो good for liver, low the cholesterol level, good in antioxidants, reduces the hangover treatment, helps in digestion, improves the bowel movement, rich source of fiber and prevention of cancer और cancer related cells। so ये health benefits हैं आर्टिचोक के। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ग्लोब आर्टिचोक के बनाए जाते हैं, जैसे कि पिकल, और इसको जो है रोस्टेड लेमन गार्लिक आर्टिचोक की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्लावर बर्ड का यूज़ देखिए। देन आर्टिचोक के जो लीफ एक्सट्रैक्ट रहता है उसमें कैप्सूल्स पाए जाते हैं, उससे कैप्सूल्स भी बना सकते हैं साइनेरा से, जो कि फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। एंड देन इट कैन बी यूज्ड एज अ बेक्ड प्रोडक्ट और बेक्ड आर्टिचोक। तो ये जो है आर्टिचोक का प्लांट है जो कि हर्बेशियस प्लांट है, और ये इसकी टेंडर इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स रहती हैं। इसके जो प्लांट की शेप है वो थीसल लाइक है, तो ये एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रजर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, और जो प्लांट है वो जनरली ऑफ शूट्स प्रोड्यूस करता है एक सीज़न में, और एक्सिलरी बर्ड्स जिसे कि हम क्राउन कहते हैं, जो जिसे आप इमेच्योर फ्लावर बर्ड कह रहे हैं वो, और जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो जनरली यहाँ से अराइज होंगे, एक्सिल से और टॉप से। तो यानी कि इसमें एपिकल डोमिनेंस प्रेजेंस रहती है, तो जिसकी वजह से जो है वो जो प्लांट का जो फूड मटेरियल है यानी कि ऑक्सीजन की मूवमेंट फ्रॉम टॉप टू बिलो रहती है, तो एपिकल डोमिनेंस की प्रेजेंस है। देन इसका जो वेजिटेटिव ऑफशूट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लावर स्टेम को प्रोड्यूस करे, जिसे कि हम फ्लावर बेयरिंग स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोब आर्टिचोक की जो स्टेम है, इस पोर्शन को हम स्टेम कहेंगे। ये चोक है जहाँ से इनिशिएशन हो रही है, फ्लावर बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसे हम चोक कहेंगे इस पॉइंट को, और दिस इज़ द हार्ट ऑफ द फ्लावर बर्ड। एंड देन इट इज़ थॉमस, ये इनर पेटल्स हैं, और ये जो बाहर वाले ग्रीन पेटल्स हैं ये आउटर पेटल्स हैं। देन इसके जो ब्रैकेट्स रहती हैं, जो इनर ब्रैकेट्स हैं वो साइज इसका कम रहेगा इनर ब्रैकेट्स का, और जो आउटवर्ड ब्रैकेट्स हैं उनका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फ्लावर बर्ड। देन इस पोर्शन को जैसे मैंने बताया इसे हार्ट कहते हैं, जो अंदर का टेंडर ब्रैकेट रहती है। देन जो मास है इमेच्योर फ्लोरेट्स जिसे हम कहते हैं,
यहाँ पे इमेच्योर फ्लोरेट्स हैं जो डेवलप नहीं हैं, उन्हें हम चोक या बियर्ड कहेंगे, और वो इनएडिबल रहती हैं जनरली किसी भी फ्लावर बड में, और इनएडिबल तभी रहेंगी जब फ्लावर बड जो है मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट किया जाएगा। अबाउट द फ्लोरल बायोलॉजी, फ्लोरल बायोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है और जो बॉटनी है वो कैपिचुलम, जिसे हम कहते हैं कैपिचुलम लाइक फ्लावर अपीयर होता है, यानी कि एक सिंगल फ्लावर रहेगा। तो कैपिचुला यानी कि जो रिजेंबल करता है पेटल्स से, और जो पेटल्स रहेंगी जैसे कि वो सन की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक स्ट्रैप की तरह दिखेंगी, तो इसे हम सन रेज और फ्लावर हेड्स भी कहेंगे। और जो इंडिविजुअल स्ट्रैप शेप्ड की ये फ्लावर्स हैं उन्हें हम रे फ्लोरेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो पेटल्स हैं वो फ्लोरेट्स हैं, आपकी रे फ्लोरेट्स। देन द सन डिस्क इज मेड ऑफ स्मॉलर सर्कुलर शेप्ड इंडिविजुअल फ्लावर, जिसे हम डिस्क फ्लावर कहते हैं, और जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स रहते हैं जो एक सिंगल फ्लावर में अपेयर होंगे उन्हें हम हेड कहते हैं। तो ये कुछ बॉटनी है ग्लोब आर्टिचोक की। ग्लोब आर्टिचोक का सीड है अलॉन्ग विद पेपस, इन्हें हम पेपस कहेंगे सीड की जब फॉर्मेशन होगी, और ये एक वाइट कलर का फ्लफी हेड है, और ये आपका डैंडलियन है। ठीक है, जिसे हम वाइट फ्लफी हेड कह रहे हैं। तो कॉमनली एक मतलब एक रे फ्लोरेट्स की फॉर्म में अपेयर होगा, और पेपस से बना होता है, यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, बिल्कुल टाइनी सीड्स रहते हैं जो इसके एंड से अटैच रहते हैं। देन पेपस जो है वो कैरियर है सीड का, यानी कि सीड को होल्ड करता है पेपस, और इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो प्रोटेंड्रस क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि एंड्रोसियम जो है वो मैच्योर होता है बिफोर गाइनोशियम, और सीड्स थिक रहते हैं विद द प्रोमिनेंट पेपस, और अबाउट 20 सीड्स पाए जाते हैं 1 ग्राम ग्लोब आर्टिचोक के सीड में। तो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी ग्रोथ की। ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है। देन अबाउट द रिप्रोडक्टिव और फ्लावरिंग स्टेज, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ फ्लावर और रे फ्लोरेट्स जिसे हम कहते हैं सन डिस्क की तरफ। देन पेपस जो है सीड्स के साथ अटैच रहता है। देन अबाउट द सीड स्टेज। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ग्लोब आर्टिचोक की: पर्पल ग्लोब, वाइट ग्लोब, देन क्लासिक ग्रीन ग्लोब, बिग हार्ट, सियाना, बेबी एनजियो, मर्करी एंड ओमाहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं ग्लोब आर्टिचोक की। देन अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेराइटीज़, फर्स्टली क्लासिक ग्रीन ग्लोब, तो इसे हम बटरफ्लाई टेस्टिंग हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो इसका टेस्ट रहता है वो जनरली मीट की तरह रहता है। ठीक है, तो और इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है 3 to 5 इंचेस इन डायमीटर। देन अबाउट बिग हार्ट का मतलब है कि इसका जो इंटरनल हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जैसे मैंने इसकी फ्लोरल जो इसकी बायोलॉजी है उसमें बताया, तो वो जो है वो बिग साइज़ का रहता है, यानी कि जनरली से हम सीड्स की मैच्योर स्टेज पे रहता है। ये मैच्योर स्टेज की जो मैच्योर स्टेज पे जब रिप्रोडक्टिव स्टेज रहती है तो उस पे जब हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं तो जनरली इसको हम सीड्स के लिए ही ग्रो करते हैं बिग हार्ट को, और स्टफिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। देन अबाउट सियाना जो है कम यानी कि स्मॉल साइज़ का रहता है और ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे हम स्मॉल आर्टिचोक के नाम से भी जानते हैं, और वाइन रेड कलर के इसके जो है वो फ्लोरल पेटल्स रहती हैं। देन अबाउट बेबी एनजियो लाइट रेड कलर का है और ऑलमोस्ट फुली ग्रोन है। इस शेप पे कम से कम फ्लोरेट्स इसमें देखने को मिलती है और लगभग 1 इंच रहता है डायमीटर में। देन मर्करी जो है रेड वॉयलेट कलर का है, और इसके जो कलर की अगर बात करें और बहुत सबसे ज़्यादा स्वीटर होता है दैन अदर आर्टिचोक, और जनरली 1 से 1.5 इंच तक इसका डायमीटर रहता है मर्करी का।
तो इसे भी ड्राइव किया गया है इटालियन रोमानेस्को टाइप ऑफ आर्टिचोक से। ओमाहा, ओमाहा की जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो कोन शेप के जो फ्लावर बर्ड्स रहते हैं और शार्प जिन्हें आप कहेंगे शार्प टेंडरिंग, और जो इसके जो अपर पोर्शन है वो जनरली ग्रीन है और थोड़ी कड़वी होता है ओमाहा वाली वैरायटी, और लेस बिटर होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर आर्टिचोक वेराइटीज़। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की जाए कि किस तरह की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट रहती है ग्लोब आर्टिचोक को ग्रोन होने के लिए, तो एक पेरिनियल क्रॉप है, मैंने बताया कूल सीज़न की क्रॉप है, इसीलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी थी, इसका जो ओरिजिन था वो मेडिटेरेनियन रीजन था। देन अबाउट द कूल सीज़न क्रॉप अगर बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कि डे टेम्परेचर है, और जो नाइट टेम्परेचर है वो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यानी कि 7 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम अच्छी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है तो जो फ्लावर की जो क्वालिटी है, यानी कि जो फ्लावर बड है जिसे हम एडिबल पार्ट ले रहे हैं ग्लोब आर्टिचोक का, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। अबाउट सॉइल रिक्वायरमेंट कि किस तरह की सॉइल रिक्वायरमेंट रहती है ग्लोब आर्टिचोक को ग्रो होने के लिए, तो इसका जो रूट सिस्टम है ग्लोब आर्टिचोक का एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीपर रूट्स होती हैं, लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर डीप। तो फर्टाइल सॉइल्स की ज़रूरत है ग्लोब आर्टिचोक को ग्रो करने के लिए, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ना हो, और मतलब कि जो सॉइल है वो फ्लडेड सॉइल्स नहीं होनी चाहिए, और इसे हम सॉल्ट टॉलरेंट सॉइल पे ही ग्रो कर सकते हैं। देन न्यूट्रल पीएच जो है आइडियल है, यानी कि पीएच लगभग 6.5 to 7 जो है आइडियल है ग्लोब आर्टिचोक की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और एक ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। कैसे हम सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे सॉइल को ग्रो करने के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी पे ही इसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो जितने भी वीड्स रहेंगे उनको सबसे पहले रिमूव करेंगे, और क्राउन से जनरली हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। तो जितने भी पेरिनियल वीड्स हैं जैसे जॉनसन ग्रास है, बरमूदा ग्रास है, उनको हम कंट्रोल करेंगे, उनको हम डिवीडिंग करेंगे और वीड्स को रिमूव करेंगे। तो उसी के बाद हम क्राउन से इसकी प्लांटेशन की तरफ जाएंगे। प्रोपगेशन कैसे करते हैं? जनरली ग्लोब आर्टिचोक को 4 मेथड से प्रोपगेट किया जाता है। सबसे पहला है डिवीज़न, देन सक्कर्स, आफ्टर ओवुलाई एंड सीड्स। तो सीड्स के जब हम सीड्स के थ्रू जब हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमें नर्सरी ग्रो करनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू गो फॉर द ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, यानी कि जब सीड से ट्रांसप्लांटिंग मेथड की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम जितने भी सीड्स रहेंगे उनको इंडिविजुअल सीड्स को सोइंग करेंगे प्रो ट्रेज में, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी जब एक गुड सीडलिंग स्टैंड की, तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में। और हम इसकी जो प्लांटिंग है वो जनरली कूल सीज़न में ही करेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 9 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और जो टाइम है ट्रांसप्लांटिंग का वो वेरी करेगा फ्रॉम 4 to 6 months। डिपेंड करता है कि ट्रांसप्लांटिंग कब की जा रही है। तो जो सीड से एस्टैब्लिशमेंट है सीडलिंग स्टैंड बनने की, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड है। देन पेरिनियल प्लांटिंग। पेरिनियल आर्टिचोक्स को जनरली क्राउन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राउन से इसका डिवीज़न किया जा रहा है आर्टिचोक का। फिर उसके बाद जो रूट्स वाला सेक्शन है जिसे हम क्राउन कहते हैं अलॉन्ग विद द रूट्स, उसको कमर्शियल फील्ड में ग्रो करेंगे, यानी कि इन क्राउन्स को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर डीप प्लांटिंग करेंगे, और जो स्पेसिंग रहेगी 1 से 1 मीटर रो टू रो स्पेसिंग, और 2 रोज के बीच की बिटवीन टू रोज लगभग 2.5 से 3 मीटर की स्पेसिंग रहेगी। तो प्लांट्स को जनरली जब हम क्राउन प्लांटिंग के थ्रू या डिवीज़न कर रहे हैं क्राउन्स के थ्रू जब प्लांटिंग कर रहे हैं, तो वीड्स को रिमूव करना हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा पेरिनियल प्लांटिंग के लिए। देन अबाउट स्टम्पिंग।
तो स्टम्पिंग का क्या मतलब है? क्या होता है कि जैसे कि हम पेरेनियल क्रॉप है तो लगभग हम इसकी कटिंग कर देते हैं, यानी कि स्प्रिंग सीजन में ही ग्रो करेगा। तो क्रॉपिंग साइकिल को हम इम्प्रूव करते हैं बाय कटिंग द पेरेनियल आर्टिचोक्स। ठीक है, इनको यहाँ से कट बैक कर देंगे ग्राउंड लेवल से, ताकि जो नई शूट्स की डेवलपमेंट हो वो अच्छी हो। और 5 से 10 साल तक हम रीप्लांटिंग कर सकते हैं एक ही फील्ड में, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो प्लांट का विगर होगा वो कम नहीं होगा और उसकी जो रीग्रोथ है, रूटिंग है, वो सही रहेगी। बट आफ्टर दैट जब ज़्यादा सीजन हो जाता है एक ही प्लांटिंग एक ही सॉइल में ग्रो करते हुए एक ही जगह पर, तो स्टम्पिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो प्लांट्स के जो स्टम्प्स हैं उनको रिमूव किया जाए ऊपर पोर्शन से। तो हम इंडिविजुअल स्टेम को कट करेंगे ग्राउंड लेवल से, लगभग 45 डिग्री एंगल पे हम कट करेंगे। और जितने भी ओल्ड स्टम्प्स होंगे या ओल्ड स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं उनको रिमूव कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है स्टम्पिंग वो हम कैरी आउट करेंगे जब हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, मतलब कि एंड ऑफ द समर। और जैसे ही ऑटम सीज़न की बिगिनिंग होगी, जब येलोइंग हो जाएगी लीव्स की, तो हम जो ओल्ड स्टम्प्स होंगे उन्हें कट कर देंगे। जनरली हम स्प्रिंग जो स्टम्पिंग है उसे प्रूनिंग शेयर्स से हम कट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मल्चिंग जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर ग्लोब आर्टिचोक की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये जो है इस प्रैक्टिस से जो नए बर्ड्स जिनमें शूट्स फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो स्टम्पिंग जनरली हम कैरी आउट करते हैं ज़्यादा यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्टिव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। देन अबाउट ओवरविंटरिंग का मतलब है कि जो आर्टिचोक के प्लांट्स हैं वो ससेप्टेबल रहते हैं फ्रीजिंग के लिए, यानी कि दे कैन नॉट टिपिकली फॉर्म देयर एडिबल फ्लावर बर्ड्स अंटिल देयर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट सीजन में जब हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप को, तो सेकेंड सीजन में ही हम इसकी क्रॉप को, इसके जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरविंटरिंग का मतलब है कि प्लांट्स को फ्रीजिंग इंजरी से या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना है। तो तीन मेजर वेज होते हैं प्लांट्स को ओवरविंटरिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले इंसुलेट्स द रूट विद अ डीप लेयर ऑफ मल्च, यानी कि मल्चिंग की जाए, जिससे कि सारे के सारे जो प्लांट है उसके जो रूट जोन है उसको कम्प्लीटली कवर किया जाए। और ओवरविंटर आर्टिचोक के प्लांट को कंटेनर में ग्रो किया जाए और बेयर रूट्स को, यानी कि ओवरविंटरिंग की जाए बेयर रूट्स की। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंसुलेट किया गया है रूट्स को मल्च की लेयर के साथ, जिससे पूरे के पूरे प्लांट्स को और उसकी रूट्स से उनको कवर किया गया है। यहाँ पे कंटेनर में ओवरविंटरिंग की गई है प्लांट्स की, उसको कंपोस्ट के साथ पूरे के पूरे जो पॉट है उसको कंपोस्ट से फिल किया गया है। और जैसे कि कूल सीज़न या फिर आप कह सकते हैं कूल वेदर होगा, तब तक हम इसे ओवरविंटरिंग करेंगे इसकी पॉट्स में, ताकि इसको एक प्रॉपर इंसुलेशन मिले प्लांट्स को मल्च मटेरियल के साथ। देन ओवरविंटरिंग आर्टिचोक्स बाय बेयर रूट स्टोरेज। तो बहुत ही ईजीएस्ट वे है ओवरविंटरिंग करने का आर्टिचोक को, क्योंकि इसमें जो क्या करेंगे, हम प्लांट को कट करेंगे ग्राउंड लेवल से। जैसे ही फ्रॉस्ट का जो इंजरी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, देन डिगिंग करेंगे क्राउन की और रूट सिस्टम की प्रॉपरली। फिर जितने भी बेयर रूट्स क्लम्प्स होंगे उनको स्टोर करेंगे एक बॉक्स में। उस बॉक्स में पीट मॉस रहेगा और जो कोल्ड गैराज में या फिर कोल्ड कैरेज में रखेंगे हम उसको। देन डू नॉट अलाउ द बॉक्स टू गेट वेट। हम जो बॉक्स होगा या कोल्ड गैराज होगा उसको वेट नहीं करेंगे, यानी कि दैट हैज़ टू बी एक्सपोज टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर। और ग्लोब आर्टिचोक की ग्रोथ को चेक करेंगे उसके क्राउन को, ताकि उसके जो क्राउन्स हैं उसमें रॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो।
अगर रॉटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हम उसे रिमूव कर देंगे वहाँ से ओवर विंटरिंग करने से। तो जैसे ही ओवर विंटरिंग जो है स्प्रिंग सीज़न में अराइव होगी तो जो फ्रॉस्ट का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्प्राउट्स हैं उन्हें हम सक्सेसफुली उनसे हम एडिबल बर्ड्स जो है ले सकते हैं जब उनकी प्लांटिंग कर रहे हैं मेन फील्ड क्रॉप में। देन अबाउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, लगभग 25 टन पर हेक्टेयर FYM की रिक्वायरमेंट रहती है और 100, 120, 160 kg पर हेक्टेयर ऑफ NPK फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन को जनरली हम 3 से 4 स्प्लिट डोजेस में देते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद लगभग हर साल 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उससे हम हार्वेस्टिंग के बाद ही सप्लाई करेंगे। यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट में। तो जिबरेलिक एसिड जो है जब हम इसकी स्प्रे कर रहे हैं तो इससे प्लांट में क्या होगा, जो क्लोव आर्टिचोक होगा उसमें बर्ड्स की फॉर्मेशन हो रहेगी और जिसकी वजह से अर्लीनेस आएगी प्लांट में और यूनिफॉर्मिटी रहेगी। देन ABA एब्सिसिक एसिड जो है वो सिंक की स्ट्रेंथ को यानी कि फ्लोएम को अपलोड करता है फूड के साथ और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है। जिबरेलिक एसिड को जनरली स्प्रे करते हैं हम फील्ड में 6 वीक्स पे बिफोर फर्स्ट हार्वेस्ट और इसकी जो क्वांटिटी है कितने कंसंट्रेशन पे इसको स्प्रे करना है 10 ग्राम्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन 936 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। अबाउट द इरिगेशन यानी कि कितना मॉइस्चर रिक्वायरमेंट रहता है इसकी जर्मिनेशन और सीडलिंग की ग्रोथ के लिए क्लोव आर्टिचोक के लिए। तो जनरली ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। तो वाटर का स्ट्रेस जनरली अर्ली स्टेजेस में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ और यील्ड कम हो सकती है। हम कोशिश करेंगे ओवरहेड स्प्रिंकलिंग से पानी देने की, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो डिजीज़ का इंसिडेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है और एक डीप रूटेड क्रॉप है तो हम सरफेस पे ही इरिगेशन को सप्लाई करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि क्रॉप जो है प्रॉपरली स्टैंड करेगी और ड्राई वेदर कंडीशंस में भी विद स्टैंड कर सकती है अपने आप को, रेदर देन कोई भी एक शैलो रूटेड क्रॉप है। अबाउट वीड मैनेजमेंट, तो वीड्स जो हैं वो लिमिट्स कर देते हैं यानी कि मेन जो सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स का, मॉइस्चर का सोर्स है और लाइट है, उसके साथ कॉम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ। इसलिए जो वीड्स की मैनेजमेंट है प्री एमरजेंस हर्बिसाइड और प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड से हम जो वीड्स की जो ग्रोथ है उनको कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। देन हार्वेस्टिंग, पेरिनियल आर्टिचोक्स को जनरली हार्वेस्ट कर सकते हैं ईयर द राउंड, बट इसकी जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट वॉल्यूम है वो जनरली हम मार्च से मई के बीच ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो आर्टिचोक को कैसे हार्वेस्ट करेंगे, इसकी जनरली हैंड हार्वेस्टिंग करते हैं, डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। तो लगभग हाथ से जब हम इसको कट करेंगे, या देख रहे हैं आप यहाँ पे कट करेंगे, स्लैंट कट देंगे, लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर स्टेम को रखेंगे, तब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। मतलब एक आर्टिचोक से अगर पेरिनियल आर्टिचोक की बात करें तो जनरली हम 30 और मोर टाइम्स, यूजुअली 30 से ज़्यादा टाइम हम फ्लावर बर्ड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं जब तक कि फ्लावर बर्ड जो है मैक्सिमम साइज अटेन ना कर सके, या फिर फ्लावर बर्ड जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए और फाइब्रस नहीं रहनी चाहिए, तभी हमने फ्लावर बर्ड को हार्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी फ्लावर बर्ड है जो कि बहुत लार्ज साइज़ की रहती है, और टर्शरी और सेकेंडरी जिन्हें हम कहते हैं वो जब मैक्सिमम साइज़ के रीच हो जाएंगे तभी हम हार्वेस्ट करेंगे। और जो इसकी यील्ड है फ्लावर बर्ड्स की वो जनरली 5 to 15 टन पर हेक्टेयर रहती है। स्टोरेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लोव आर्टिचोक को हम तब तक स्टोरेज इसकी पॉसिबल है अच्छे से जब हम इसे लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को मेंटेन कर रहे हैं।
इसकी जो हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स है, तो जनरली कैंड फॉर्म में भी हम ग्लोब आर्टिचोक के इसके जो हार्ट्स रहते हैं उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंट वैरायटी है जिसमें कि विंटर फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम जो है कम देखने को मिलती है, तो उसे हम फ्रॉस्ट किस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसे भी हम लिमिटेड टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रॉस्ट से क्या होगा कि जो आउटर स्केल्स रहती हैं वो ब्राउन हो जाएंगी, जिससे कि मार्केट वैल्यू कम रहती है। और जब टेम्परेचर जो है लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, तो ग्लोब आर्टिचोक में फ्रॉस्ट किस्ट जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देन मैनी बिलीव्स दैट फ्रॉस्ट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ आर्टिचोक रिजल्टिंग इन अ नटी टेस्ट, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा जब हम एक फ्रॉस्ट से रिलेटेड जो हार्वेस्टेड फ्रॉस्ट इंजरी जब किसी आर्टिचोक में हुई होगी उसको हार्वेस्ट करेंगे। देन ग्रेडिंग के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं पैकेजिंग का रहता है, यानी कि जब 4 and 4.5 1 इंच तक रहती है तब इनमें से एक ग्रेड रहती है। 4 to 4.5 इंचेस 24, 36 यानी कि 3 and 1 to 4.5 48 and 60 बर्ड्स पर बॉक्स। इस तरह से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं हर एक बॉक्स में। देन अबाउट सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फ्रीजिंग इंजरी, जैसे कि मैंने बताया इसकी जो बर्ड ब्रैकेट्स रहती हैं या आउटर बर्ड्स रहती हैं उनमें ज़्यादातर फ्रीजिंग इंजरी की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से क्वालिटी और बर्ड्स की डिस्कलरेशन होगी और मार्केट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये यील्ड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंजरी हुई है, फ्रीजिंग इंजरी हुई है बर्ड्स में, और जो ब्रैकेट्स हैं वो डार्क कलर की हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये बहुत ही मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लैकनिंग हो जाती है, यानी कि ब्लैक टिप रहता है मॉइस्चर के स्ट्रेस की वजह से, जो कि एक अनदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देन अबाउट सम डिजीजेस, पाउडर मिल्ड्यू, वर्टिसिलियम विल्ट, बोट्राइटिस रॉट और बैक्टीरियल क्राउन रॉट। तो बैक्टीरियल क्राउन रॉट जो है इसकी वजह से स्टंटिंग और विल्टिंग होती है। बोट्राइटिस रॉट की वजह से ब्राउन कलर का फंगस जो है ग्रोथ प्लांट के पार्ट पे देखने को मिलेगा, और वर्टिसिलियम विल्ट से विल्टिंग, क्लोरोसिस और स्टंटिंग रहती है प्लांट्स में, और बर्ड्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के रहेंगी। तो पाउडर मिल्ड्यू में जनरली जो बर्ड्स हैं बर्ड्स पे इफेक्ट करता है, ब्रैकेट्स पे और लीफ में सेनेसेंस रहेगी। तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स बताए गए हैं इस तरह के डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए। देन आर्टिचोक में एफिड का अटैक और विविल और मॉथ का अटैक जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है बर्ड्स की, या आप कह सकते हैं कि बर्ड्स में स्टंटिंग हो सकती है और जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही जो फोलिएज और बर्ड्स होंगे वो अडल्ट्स रहते हैं इन इंसेक्ट्स के, वो उनके ऊपर फीड करेंगे। तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जैसे कि सैनिटेशन, स्प्रे नीम ऑयल और स्प्रे क्लोरोपाइरिफॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिड का अटैक बर्ड्स के ऊपर और फ्लोरल पार्ट्स पे, जो इसकी सैप को कम कर देगा और फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। देन सीड प्रोडक्शन, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जनरली प्रोटेंडरस कंडीशंस पाई जाती हैं आर्टिचोक में। तो इसकी जो पॉलिनेशन है इंसेक्ट्स के थ्रू रहती है, जनरली बीज के थ्रू। तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो सीड्स से भी सक्सेसफुली ग्रोन की जा सकती है। तो सीड केयर जनरली 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर रहती है। तो एक साइकिल है सीड प्रोडक्शन की। बर्ड्स टू दिस floret forms, then peppers to seed attach, then individual seed harvesting. some seed certification standards हैं, तो फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस बताया गया है 1600 से 1000 फॉर अदर और डिफरेंट वेराइटीज़। एंड ऑफ टाइप के लिए जो स्टैंडर्ड हैं 0.10% फॉर फाउंडेशन सीड जो फैक्टर हैं, और सर्टिफाइड सीड 0.20। तो यहाँ पे सीड स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं फॉर फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड्स के लिए, जैसे कि प्योर सीड की जो परसेंटेज है 96, इनर्ट मैटर 4% फॉर फाउंडेशन सीड, अदर क्रॉप सीड 5%, then wheat seed 5%, germination percentage 60%, moisture percentage 8%, and for vapor proof container it should be 6%. then some important points related to artichoke, जैसे कि मैंने बताया herbaceous plant है, जनरली
इसको हम इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स के लिए ग्रो करते हैं। पेरिनियल हर्ब है और इसे हम वेजिटेबल ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो कि इस एक्सॉटिक वेजिटेबल का है, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये रिच सोर्स है पॉलीफिनोल्स का, फाइबर्स का, मिनरल्स और इन्युलिन का, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साइनेरा और स्कोलेमिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो क्लोव आर्टिचोक में पाए जाते हैं, जो बॉडी में लीवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और शुगर लेवल को कम करते हैं। और जो इसके ब्रैकेट्स रहते हैं उन्हें हम हार्ट के नाम से जानते हैं। और जनरली जो मास ऑफ फ्लोरेट्स है, जो सेंटर की बर्ड्स है, उसे हम बियर्ड और चोक के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि इसके जो वैल्यू है रिगार्डिंग द हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम इसे जो है वेजिटेबल ऑफ द गॉड्स कहते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने बताया जनरली जो इसकी प्रोपेगेशन है क्राउन से की जा सकती है, बट अगर एनुअली हम आर्टिचोक को ग्रो करना चाहते हैं तो सीड्स के थ्रू भी इसकी प्रोपेगेशन की जा सकती है। तो ये एक अदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप थी जिसे कि हम एक्सॉटिक वेजिटेबल कहते हैं। तो अभी तक हम इस वेजिटेबल के इंडियन कंडीशंस में कम कल्टीवेशन है, बट बाय द टाइम न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए इस तरह की वेजिटेबल्स की जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और टू फुलफिल द डाइटरी रिकमेंडेशंस। थैंक यू एवरीवन।